नमस्कार, खुशामदीद, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार टॉक शो विद पूजा सिंह में। भारत देश किन्हीं कारणों के कारण 1947 में दो भागों में बंट गया, पर महात्मा गांधी जी ने कहा जो लोग पाकिस्तान में जाना चाहते हैं वो पाकिस्तान चले जाएं और जो लोग हमारे देश में रहना चाहते हैं उनका स्वागत है। पाकिस्तान में जाने के कारण पाकिस्तान वाले पाकिस्तानी कहलाए और हमारे देश में रहने के कारण हम सभी भारतीय कहलाए। धर्म और जाति का बंटवारा तो राजनीतिक दलों ने किया, हमने आपने नहीं किया। तो आइए इसी कड़ी में हम मिलते हैं विगत 15 सालों से आपके ब्लॉक प्रमुख रहे इशरार अहमद से। नमस्कार भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टॉक शो में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप मुझ नाचीज को आपने यहाँ तक बुलाना चाहा तो मैं आया भी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को नमस्कार करता हूँ और पूरे देशवासियों को एकता अखंडता का जो एक संदेश देना चाहता हूँ कि भाईचारा हमारा कायम है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले एक आपका इंटरव्यू हमने सुना था, तो ये जो देश में धर्म के नाम पर राजनीतिक बंटवारों को किया जाता है और लोगों का माइंड डाइवर्ट किया जाता है, जबकि मिलता इससे किसी को कुछ नहीं है। ना सिख को मिलता है, ना ईसाई को मिलता है, ना हिंदू को मिलता है, ना मुसलमान को मिलता है। इसका जो भी प्रॉफिट है वो राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने के लिए उठाती हैं। तो सबसे पहला मेरा प्रश्न है कि क्या ये बात सत्य है और इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे देश में ना तफरका था, ना इत्तेफाकी थी, ना रहेगी। ये जो भी ना इत्तेफाकी तफरका है वो राजनीतिक दलों तक सिमट कर रह जाएगा। अभी भी समाज में इस तरीके की कोई बदरेशन नहीं है कि एक दूसरे के सहयोग नहीं करते, एक दूसरे के सहयोग में खड़े भी रहते हैं। और यही तो पूरी दुनिया में हमारे भारत देश की खूबसूरती है कि अनेकता में भी एकता है। अब जैसे एक गेंदे का फूल ले लीजिए आप। गेंदे का फूल ऊपर जो है केसरिया रंग होता है, नीचे उसकी जड़ जो है हरी होती है। केसरिया रंग हिंदू पसंद करता है, हरा रंग मुसलमान पसंद करता है। केसरिया रंग तब तक जो है मजबूत है जब तक हरा रंग नीचे से उसको जकड़े हुए है। नीचे हरा रंग जब आप बिखेरेंगे तो केसरिया भी बिखर जाएगा। इसलिए हम दोनों एक साथ रह के ही मजबूत रहेंगे, अलग रह के मजबूत नहीं रह सकते। जैसा कि भाई ने बताया कि भारत देश में जो हमारी सबसे स्पेशलिटी है वो इंडिया इज द आइडेंटिटी ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जो भारत की सबसे बड़ी पहचान है वो अनेकता में एकता है, जिसको हम लोग तोड़ते हैं। हम दिखाना चाहते हैं कोई भी ऐसा देश नहीं होगा जहां इतने सारे जाति धर्म के लोग एक साथ रहते हों। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां इतने सारे फूल इस बगिया में खिले हैं, जिस कारण से ये भारतवर्ष नाम की बगिया बहुत ही सुंदर लगती है। पर कुछ राजनीतिक दलों की राजनीति के कारण इस बगिया को उजाड़ने का काम किया जा रहा है। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले बीजेपी की एक राजनीति आई जिसपे बहुत सारी कंट्रोवर्सियां होती हैं। कुछ चीजें उसमें सही है पर कुछ डिसीजन उनका गलत भी होता है, जिसपे हमारे भाई ने बताया था कि एक आया है बुलडोजर एक्ट। जिसने भी अपराध किया, जिसके यहाँ कोई मुजरिम पकड़ा गया, जिसने कोई गबन किया, उसके घर पे जाओ बुलडोजर चलवा दो। क्या ये सही है कि एक व्यक्ति की सजा उस छत्र छाया में रहने वाले पूरे परिवार को मिले? भाई, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे देश में भिन्न भिन्न जाति के भिन्न भिन्न धर्म के लोग हैं, भिन्न भिन्न के धर्म के मानने वाले लोग हैं। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में ये प्रावधान किया कि जितने भी धर्म के लोग हैं सब लोग इस भारत में रहेंगे, इस भारत के कानून को मानेंगे, लेकिन अपने अपने धर्म को स्वतंत्र किया गया। उसकी पूजा पाठ मान्यता जो उसको स्वतंत्र किया गया। संविधान में ये कहीं व्यवस्था नहीं गई है कि बिना कोर्ट के आदेश को आपके किसी का घर तोड़ दीजिए, किसी को नुकसान कर दीजिए। अगर किसी ने कोई अपराध किया है, पुलिस पकड़ती है, उसको चार्जशीट कर लगती है, जेल भेजती है, कोर्ट फैसला देती है कि इसका घर टूटेगा, कि इसको देश से बाहर रखना है कि यहाँ रखना है। अगर इस तरीके की कार्रवाई चाहे किसी दल से कोई बिलान करता हो, वो कर रहा है तो सीधे सीधे संविधान को नकारता है, संविधान को नहीं मानता है। संविधान में इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है।
तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि संविधान में किसी के घर तोड़ने की व्यवस्था नहीं है, तो जहां तक मुझे भी इंडियन लॉ एंड ऑर्डर में मालूम है कि पहले जो अनुच्छेद 300 का था, जिसको पहले प्राइवेट हम मानते थे कि संपत्ति पे हमारा खुद का अधिकार है, बट कुछ दिन बाद वो एक संविधान बदलाव हुआ और भारत का संविधान क्योंकि फ्लेक्सिबल है, लचीला है और इस यूके से लिया हुआ है, तो 300 के अनुसार अब प्रॉपर्टी पे सरकार का अधिकार हो गया। लेकिन सरकार का अधिकार ये नहीं है कि ठीक है प्रॉपर्टी पे अधिकार है, हम उसको बेचते हैं, खरीदते हैं तो सरकार को एक टैक्स देंगे, लेकिन अगर उस परिवार का कोई आदमी कोई भी अपराध करता है तो उसके इस अपराध की सजा उसके पूरे घर को मिले, और अगर उसके पास एक ही घर है तो उस घर से उस पूरे परिवार को वंचित कर दिया जाए। ये बात बिल्कुल ही गलत है, जिसका हम सभी पार्टियों को, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, एक समर्थन करना चाहिए और ये बात सरकार तक पहुंचानी चाहिए। मैं आपके माध्यम से सरकार से एक चीज और सवाल करूंगा कि वर्तमान सरकार में हमारे देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री, सभी लोग ये दावा करते हैं कि हमारा देश विकसित हो रहा है। ये झूठी बात जनता को अगर राजा पहुंचाता है तो उसके साथ विश्वासघात करता है। हमारा देश अगर विकसित हो गया तो 84 लाख लोगों को राशन कहां से मिल रहा है? हमारा देश, इसका मतलब गरीब है। आप 84 लाख लोगों को दे रहे हो तो हमारा देश गरीब है। बिल्कुल। आप बुलडोजर की कार्रवाई कर रहे हो। आप प्रधानमंत्री आवास की योजना के तहत आप आवास देते हो। उस आवास को पाने में जो ग्रामीण अंचल का आदमी है कितनी मेहनत मशक्कत करता है, सेक्रेटरी या बीडीओ प्रधान का कितना चक्कर लगाता है, उसमें भी बेचारे कितना मिलता है, इससे कोई छूता नहीं है, सबको पता है अंदरूनी बात। फिर भी एक तरफ आप दे रहे हो आवास और दूसरी तरफ बाबा साहब को बिल्डोजर तोड़ दे रहा है कि ग्राम समाज जमीन में है। तो ये क्यों नहीं पहले जमीन की छानबीन करके ही वहां बनवाया जाए कि तोड़ने की नौबत ना है। सही बात है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करूंगा कि आगे जो भी हो जमीन की छानबीन करके ही आवास बनवाए ताकि उसको तोड़ने की नौबत ना आए। बिल्कुल भाई, इस पॉडकास्ट को हम इतना वायरल करेंगे कि आपकी बात बिल्कुल सरकार तक जाए। और ये जो आपने मुफ्त खोरी वाली बात कही, ये जो फ्री का अनाज बांटते हैं, ये एक लोगों को आश्रित करना है, डिपेंड करना है सरकार के तहत। इधर तो आप कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो, इधर आप दूसरे पर आश्रित कर दे रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप राशन, देखिए मैं बता दूं, मैं ग्रामीण अंचलों में रहा हूं, मैं ग्रामीण अंचलों में डेली रहता हूं, 20 गांव 25 गांव दौड़ता हूं। जब से ये आवास बनना शुरू हुआ तब से एक आवास के चलते लोग एक अंगनैया की घर की फिरौती नहीं किए, घर गिर गया, एक कोठरी के लिए उसका इंतजार करते रहे। जब से ये राशन मिलने लगा फ्री, लोग मजदूरी करने वाला एक आदमी 400 रुपए आज पा रहा है, छोड़ छाड़ के वहीं बैठ के अपने घर खा रहा है। हाँ, तो आप पे आश्रित हो गया, अपने पर निर्भर नहीं रहा। तो निर्भर जब तक आप स्वयं आप नहीं होंगे, मजबूत नहीं हो सकते। हमें कर्मचारी मिलने कम हो गए हैं, मजदूर मिलने कम हो गए हैं, क्योंकि सरकार क्यों आखिर ये फ्री का राशन क्यों बांट रही है सरकार? ये एक बहुत ही बड़ा प्रश्न है। उसके साथ क्या सरकार ने कोई योजना लागू की? हम फ्री का राशन उसे देंगे जो अपने घर के बच्चे को विद्यालय लेके जाएगा, उस एक व्यक्ति को मिलेगा जो अपने घर के एक बच्चे को किसी विद्यालय में एडमिशन कराएगा, या सरकार के तहत आई योजना का कार्य करेगा? नहीं, हम काम कुछ नहीं करेंगे, हमें फ्री का राशन क्यों? या तो ये वोट बैंक को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, या तो ये दूसरी पार्टियों को नीचा दिखाने के लिए किया जा रहा है। आप नौकरी बांटिए, हम काम करेंगे और हम अपनी मजदूरी का पैसा कमाएंगे। आप 4th रैंक की नौकरी दीजिए, 3rd रैंक की दीजिए, लेकिन आप नौकरी बांटिए, राशन बांटिए। हमारे देश में जो संविधान लिखा गया, संविधान में आरक्षण की व्यवस्था दी गई, लेकिन आरक्षण परमानेंट नहीं है। आरक्षण लोगों को बराबर करने के लिए दिया गया कि जो दबे कुचले लोग हैं उनको बराबर कर लिया जाए, फिर उनका आरक्षण समाप्त किया जाए। उसी तरह से राशन की योजना आज नहीं है। ये इंदिरा गांधी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी के जमाने से चल रहा है। तब 80-90 रुपया लगता था, 30 रुपया लग जाता था, 110 रुपया लगता था। ये लोग फ्री किए, उनको दीजिए, जो उस लायक है गरीब उनको दीजिए, लेकिन उसको दूसरा रोजगार भी दीजिए ताकि ये अपने पे आश्रित हो जाए। इतना हमारा उस राशन के बदले उनको रोजगार भी मिलना चाहिए ताकि उनको काम करने की आदत बनी रहे। सिर्फ फ्री में राशन
खाने की आदत ना बनी रहे। कल दिन मान लीजिए सरकार अगर बदलती है, दूसरी सरकार आई और इस सुविधा को बंद कर दिया गया, तो वो तो काम करने के भी लायक नहीं रहेंगे, तो वो भूखों मरेंगे। तो क्या पिछली विगत सरकार जो जाएगी वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ग्रहण करेगी कि नहीं हम जाने के बाद भी तुमको राशन देंगे? ऐसा तो कोई नियम निकला नहीं है, कोई नियम नहीं है, ना कोई इसकी जो ना पूर्ति हो सकती है कि हम कर पाएंगे। हम कहाँ से सरकार आई है और नौकरियां बिल्कुल नहीं है, उस तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। लोग किसी चीज, हाँ कुछ काम बहुत अच्छे कर रहे हैं, लोग हमेशा रोड के लिए, सड़क नहीं बनी है या कोई बिल्डिंग जीर्णोद्धार में है तो हमेशा मुझे लगता है सांसद और विधायक को पकड़ते हैं। लेकिन मुझे तो लगता है इसके लिए आपको प्रशासन के पास और डीएम के पास पहले जाना चाहिए, क्योंकि पहली जिम्मेदारी उनकी है जो जिले की देखरेख करें, और वो अगर लेटर लिख के सांसद और प्रशासन तक पहुंचाएंगे तो आपका कार्य जल्दी होगा। क्यों भाई, ऐसा कुछ है? इस तरीके की घटना मेरे सामने आई है। अभी आप एक रोड देखेंगे मिर्जापुर ब्लॉक से और लाहिड़िया, उसका बहुत से सांसद विधायक गायब का पोस्टर लगा था। तो मैंने लोगों को समझाया कि विकास सत्ता करती है, विधायक सांसद नहीं कर सकता। विधायक सांसद ग्रामीण अंचलों में जो खंजा नाली इंटरलॉकिंग वो कर देगा, जो पीओडी का रोड है वो विधायक सांसद नहीं करता, बहुत करेगा, आवाज उठा सकता है। सबसे बड़ी पहली जिम्मेदारी तो जिलाधिकारी महोदय की है। जिलाधिकारी जिले के राजा होते हैं, उनको देखना चाहिए कि हमारी प्रजा कहाँ सुखी है, कहाँ दुखी है। बिल्कुल, रोड वगैरह आज जरूरत है लोगों को, बिजली जरूरत है लोगों की, नाली जरूरत है। तो यही घटना जो है हमारे सांसद जी जाके सब दिए थे, जो पीओडी मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने कहा था, साफ कहा था कि बाबू आप इसको डीएम के माध्यम से भिजवाइए तो हम स्वीकृति दे देंगे। तो जो आपने बात किया वो टैली करके कि जिला अधिकारी के माध्यम से ही जाना चाहिए, तो वहाँ प्रभाव पड़ेगा। आप सांसद के घर के बाहर भीड़ लगा के हुजूम खड़े हो जाने का मतलब नहीं है। इस तरीके से लगेगा कि ये पॉलिटिकल बन के हमको दे रहे हैं, और जिला अधिकारी के माध्यम से जाएगा तो जरूरत सिस्टम वाइज, हाँ वो सिस्टम है, ये हमारे जिले की जरूरत है और इसको आपको पूरा करना चाहिए, तो ये ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। जी जी। अच्छा, इतने दिनों से आपका राजनीतिक कैरियर रहा और आपको क्या लगा, जिले का क्या रुझान है? क्या जिला कभी कभी अपने चीजों से परिवर्तित, लोगों का वोट बैंक परिवर्तित हो जाता है कि एक ही समय से एक ही जैसा चल रहा है? नहीं, देखिए, एक पंचवर्षीय में कुछ चुनाव की स्थिति और होती है, दूसरे पंचवर्षीय में कुछ और होती है। जैसे इससे पहले जितनी भी सरकारें बीजेपी की बनी हैं, टोटल मोस्ट बैकवर्ड ने बीजेपी को वोट दिया और सरकार बनती रही जी। लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया, हम लोगों ने समझाने की कोशिश भी किया कि आपका भविष्य सिर्फ सरकार बनाने बिगाड़ने से नहीं होता, आपका भविष्य आपके बच्चे पढ़ लिख के कुछ बन जाए, नौकरी पा जाए, उसमें आपका भविष्य। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके से, जिस तरीके से आप लोगों को वोट लिया गया, नौकरी के नाम पे जीरो किया गया, आपने मेहनत मजदूरी खेती करके, आपने अपना राशन बेच के, आप इलाहाबाद, अलीगढ़, दिल्ली, जहां भी भेजना हुआ, आपने अपने बच्चे को अपना पेट आधा काट के पढ़ाया, लेकिन उसकी उम्र चली गई, नौकरी नहीं मिली। इसलिए नौकरी वाले को चुनिए। इसका नतीजा रहा लोकसभा में, देखिए कितना परिवर्तन हुआ था उत्तर प्रदेश में। समझाने में हम लोग कामयाब रहे। अब लोग समझ रहे हैं कि यार हम वोट देके क्या करेंगे। मंदिर मस्जिद एक आस्था की चीज है जी, वो हमको पूजा करना है, हमारा जिस धर्म से जो बिलोंग करता है उससे जाकर उसमें बिल्कुल पूजा करेगा। बिल्कुल, ये राजनीतिकरण का नहीं मामला था, ये धर्म परिवर्तन, धर्म जो है प्रदर्शन का मामला नहीं है, धर्म आस्था का मामला, शांति देता है धर्म। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा सरकार तक या आवाम तक, अन्य चैनल जो धर्म की बात करता है, डिबेट करता है, उस पर बैन लगना चाहिए। बिल्कुल, डिबेट होनी चाहिए कि हमारे देश की गरीबी कैसे जाएगी, हाँ। हमारे देश का युवा रोजगार कैसे पाएगा, हमारे देश की महिलाएं सुरक्षित कैसे रहेंगी, हमारे देश की कानून व्यवस्था कैसे रहेगी, इस पे डिबेट होना चाहिए, धर्म पे डिबेट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, धर्म डिबेट का सब्जेक्ट है ही नहीं। एक मिनट और आपको लूंगा, ये जो चैनल है, चैनल पे जो धर्म का डिबेट होता है वहीं बदरेशन पैदा होता है। हम तो डेली ग्रामीण में रहते हैं, ग्रामीण में कहीं भी हिंदू मुस्लिम नहीं है, कोई नफरत नहीं है, कोई किसी से गिला शिकवा नहीं है, एक दूसरे से गले मिल के रहते हैं। हमारे साथ तो 99% हिंदू लोग ही रहते हैं। जो शैक्षिक वर्ग है भैया, जो हाईली एजुकेटेड वर्ग है, उसमें भी हिंदू मुस्लिम नहीं है, उसमें भी हिंदू मुस्लिम नहीं है। क्या आपकी तबीयत
बहुत खराब हो गई, और एक ऐसा एलिजिबल डॉक्टर आपके जिले में है जो हिंदू है, तो क्या आप कहेंगे कि नहीं मैं मरना पसंद करूंगा, मैं हिंदू डॉक्टर यहाँ नहीं जाऊंगा? अच्छा जी, आप एक ब्लड की जरूरत पड़ गई, हाँ, तब तो हॉस्पिटल में नहीं खोजते कि किसका ब्लड हाँ, है। बिल्कुल, ब्लड किसका है, हमको चाहिए, ब्लड दे दो। यूनिट ब्लड मिला तो उस समय क्यों नहीं पूछते कि ये ब्लड हिंदू का है कि मुस्लिम का है? इस तरीके के जहर फैला के सिर्फ सत्ता का फायदा हो सकता है, समाज का राजनीतिक का फायदा हो रहा है, और बाकी हिंदू मुस्लिम करके और कोई फायदा नहीं हो रहा है। और जहां मेरा अपना मानना है, मेरा 36 साल का राजनीतिक अनुभव है, 89-90 से मैं राजनीति कर रहा हूं। मैंने देखा है कि जो बहुत अनपढ़ जाहिल टाइप होते हैं, वो किसी धर्म के हो, वो जब मामला आएगा तो सबसे पहले धर्म की लाठी लेके खड़े हो जाएंगे। जो शिक्षित वर्ग है वो धर्म की बात नहीं करता, वो कर्म की और विकास की बात करता। बिल्कुल करना भी चाहिए। और कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसमें दो चार ठो खराब ना हो। हाँ, सही बात है। उसका समाज जाति खराब नहीं है, वो व्यक्ति खराब हो सकता है। अभी आतंकवाद पे जब नाम आएगा तो सीधे सीधे माइनॉरिटीज का नाम आ जाएगा। हाँ, बिल्कुल। और आप देखिए प्रज्ञा ठाकुर से लेके कितने कितने लोग, अभी भी जो दिल्ली कांड हुआ है, एक लड़का मुस्लिम बन के, मुस्लिम नाम से फिरोज क्या नाम बन के 35 जगह धमकी दिया था कि मैं उड़ा दूंगा, आप पकड़ा गया है। कल मैं सुन रहा था कि उसमें 60 सर्किल भी लगी है, एक अधिकारी जिम्मेदारी बयान दे रहा था। अभी मैं उसकी पुष्टि नहीं कर सकता क्योंकि मैं वहां देखा नहीं हूं। तो मैं यही कहूंगा कि दो चार को वफादार मत कहो, दो चार को वफादार मत कहो पर पूरी कौम को गद्दार मत कहो। वाह वाह वाह। दो चार को वफादार मत कहो पर पूरी कौम को गद्दार मत कहो। हम तुमसे पूछते हैं वह इंसान कौन थे, वीर अब्दुल हमीद और ब्रिगेडियर उस्मान कौन? वाह 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 वाह। भाई ने जो बात कही बिल्कुल दिल को छू गई। और मैं एक बात कहूंगी, शायद मेरी इस लाइन के बाद एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी का विषय हो, पर मैं डरती नहीं हूं और मैं कहूंगी कि भारत में महिला और मुसलमान तो आरोप लेने के लिए ही जन्म लेते हैं। महिला है, आगे बढ़ी 100 आरोप, सक्सेस हुई कैरेक्टरलेस, बोलती है बहुत खराब, नहीं बोलती किसी काम लायक नहीं। उसी तरह मुसलमान, कोई भी बात हुई पहला आरोप जो है वो मुसलमान को लगता है। तो ये इंडिया का नेचर हो गया है कि भारत में कहा जाता है कि अगर आप महिला पैदा हुई तो आरोप लेने के लिए पैदा हुई, मुसलमान घर में पैदा हुई तो आरोप लेने के लिए पैदा हूं। ऐसे बहुत सारे हमारे इतिहास में मुस्लिम नामों का जिक्र है जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत बड़ा बड़ा काम किया। अगर हम छोटी जातियों में बात करें तो क्यों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से ज्यादा किसी के पास डिग्रियां थी? उन्होंने बिना डंडा उठाए वो स्वतंत्रता सेनानी कहलाते थे। क्यों? क्योंकि अंग्रेज उनके ऊपर एक उंगली उठाने से डरते थे, क्योंकि वो उनकी शैक्षिक योग्यता को जानते थे। तो शैक्षिक योग्यता के आधार पर आप लोगों का चुनाव करें। और पॉलिटिक्स जो इंडिया में है, देयर आर नो एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर पॉलिटिक्स इन इंडिया। तो भारत में पॉलिटिक्स एक ऐसा विभाग है जिसके लिए कोई एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं है। शिक्षक भर्ती के लिए 5 स्तरीय परीक्षा, IAS के लिए 3 स्तरीय परीक्षा, लेकिन क्या राजनीति के लिए एक भी स्तरीय परीक्षा है? अगर शायद इन परीक्षाओं को रखा जाए और एलिजिबल लोग अगर राजनीति में आए तो शायद ये जाति पाति का भेद मिटा दिया जाए। आप भैया, मैं ये आपसे पूछना चाहूंगी कि भारत में ये जो लोगों को राजनीतिक दलों में बांटा जाता है, तो इसमें महिलाओं की क्या स्थिति होती है? महिलाएं क्या घर के दबाव के कारण अपने आप को वोट बैंक को अपने आप को कन्वर्ट करती हैं, या ये उनका खुद की इच्छा होती है? महिलाओं क्या स्थिति? मैंने फॉरवर्ड के बच्चियां से भी बात किया जो पढ़ी लिखी थी, बैकवर्ड की बच्चियों से बात किया, मोस्ट बैकवर्ड की बात किया। उनका मन बीजेपी को वोट नहीं देने का, लेकिन घर के दबाव में देती है। यह 100% सत्य है जी। औरत अभी, या हम ही लोगों में या दूसरे दल के लोगों में भी, और औरत अपनी मर्जी से अभी निर्णय नहीं ले पा रही। लेकिन मुस्लिमों में बहुत सारी महिलाएं ये जो 3 तलाक है इसकी वजह से बीजेपी में भी वोट देती है, तो क्या उनके ऊपर घर का दबाव नहीं पड़ता? नहीं, बीजेपी में 3 तलाक से आज तक हुआ नहीं जितना इन लोगों ने प्रचार किया जी। क्योंकि मुसलमान जो भी है, चाहे मुस्लिम औरत हो चाहे मर्द हो, वह कुरान के खिलाफ नहीं जाएगा। चाहे लाख कानून बन जाए तो कैसे, वो इसके खिलाफ नहीं जाएगा। लेकिन जो कानून बनता है उसका लाभ लेना भी चाहते हैं लोग।
बहुत सी जातियां होती हैं मुसलमानों में भी। मुसलमान पुरुष जो है जाति करके तिलाक दे देते हैं। जो बच्ची शादी हुई है 2 साल 3 साल में, वो बेचारी क्या करेगी, कहाँ से लाएगी, उसके माँ बाप ने कर दिया। तिलाक का वो धार्मिक मतलब बड़ा टेढ़ा है। जितनी आसानी से 3 मरतबा तिलाक कर देते हैं, उस सिस्टम तिलाक का नहीं। तिलाक का सिस्टम यह है कि अगर आपकी बीवी नहीं सुन रही है आपकी, तो आप अपने घर वालों को बताओ, पहले समझाओ। एक तिलाक वो हुआ। दूसरा तिलाक 3 महीना टाइम दी जाती के साथ रहो, फिर अपने उसके नैहर वालों को, रिश्तेदारों को बुला लो कि भैया ये नहीं समझ रही है। उसके बाद भी फिर मौका मिलता है, नहीं सुधर रही है औरत, तब दूसरा तिलाक होता है। आखिरी में समाज खानदान के लोगों को जुटाया जाता है। जब नहीं पार होने वाले तब तिलाक होता है। ये दृष्टानक जो 3 तिलाक दे देते हैं, ये सही नहीं। सिस्टम है उसका, सिस्टम से विपरीत जाएंगे तो रुसवा होंगे, आप भी होंगे, धर्म भी रुसवा होगा। ऐसा नहीं है। तो क्या ये 3 तिलाक में आपके हिसाब से क्या शरीयत में कुछ सुधार करना चाहिए? शरीयत में सुधार है, लेकिन उस पर अमल नहीं कर रहे हैं लोग। अच्छा, एक बार में तिलाक है ही नहीं है। अच्छा, उसको 3 बार मौका देना है बच्ची को। अच्छा, कि अगर बिगड़ गई तो हो सकता है सुधर जाए। ठीक है, मामले में हम लोगों को बोलना नहीं है, मना है। या तो जितनी जानकारी है उतने बोलिए, उससे ज्यादा बोलने का आपको अधिकार नहीं। ये हमारे में मुफ्ती लोग हैं, वो उसका फतवा निकालते हैं, वो बताते हैं। लेकिन मैं कहता हूं जो किसी भी धर्म में, किसी भी जाति में, किसी समुदाय में नारी पे जो अत्याचार होता है वो नहीं होना चाहिए। उसके खिलाफ आवाज बुलंद होनी चाहिए। नारी का अधिकार जो है, अभी जैसे बहुत सी औरतें हैं हर काम में, अब उनकी ड्यूटी में पढ़ाई है, लिखाई है, तमाम टीचर हैं, नौकरी में है, तो लोग कहते हैं ये तो घर की नारी, इनको नहीं। वो उनके अंदर सलाहियत है, काबिलियत है, उनको जाना चाहिए। वो अपनी मान मर्यादा जानती है कि हमको कितने मर्यादा में रहना है। और घर वाले अगर विश्वास नहीं करेंगे तो फिर बाहर क्या करेंगे। तो आपके समाज में अगर नारी पढ़ी लिखी है, एलिजिबल है, तो वो नौकरी करे? बिल्कुल कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कर सकती है, उसको अधिकार है भाई। लेकिन शौहर की थोड़ा मर्जी लेना पड़ता है। जी, गार्जियन है, तो मर्जी तो सभी में लेना पड़ता है। अगर या तो फिर क्षमता है, आप कमा के खिला सकते हो तो बेटा खिलाओ, नहीं है तो फिर वो अगर खड़ी हो रही तो उसको आपको आगे बढ़ाना चाहिए। अगर क्षमता भी है कमा के खिलाने की, फिर भी अगर महिला में भी क्षमता है कि वो कुछ कर सकती है, बिल्कुल उसको उसका साथ देना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए, साथ देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। आगामी आने वाले चुनाव में अगर सरकार पलटती है और ये सरकार आती है, तो क्या आप युवाओं को ये आप आश्वासन आपकी सरकार देना चाहेंगे कि जिस चीज के लिए आज 6 साल से लोग छटपटा रहे हैं, भर्तियां नहीं आ रही, खासकर शिक्षक भर्तियां नहीं आ रही हैं, तो क्या उम्मीद है कि ये भर्तियां आएंगी? देखिए, ये तो वक्त बताएगा। राजनीति में बहुत बोलने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव जी 12 से लेकर 17 तक मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने जिस तरीके का कार्य किया है उससे किसी से छुपा नहीं। उन्होंने पुलिस में भी भर्ती किया है, शिक्षक में भी भर्ती किया है, और जहां भी उनको नौकरी देने की जगह खाली रही उन्होंने दिया है, और उन्होंने विकास कार्य किया है। अब मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात नहीं करूंगा। मैं समझता हूं कि 22 पुल जो है नदियों पे सिर्फ समाजवादी पार्टी की सरकार में इसमें बना है। मेरे विधानसभा में 3-4 बना है, 3-4 यही हथिया जो जाता है रहता, आप देख रहे हैं, बाईपास पे देख लीजिए, चढ़ई देख लीजिए, डोड़ोपुर देख लीजिए, सब मुस्लिम पट्टी देख लीजिए, जितने भी पुल के काम हुए। उन्होंने एशिया की दूसरे नंबर की चीनी मिल बनाई हथियाओं में। नेताजी ने सर्किट हाउस बनाया, आज सब लोग रुकते हैं। नेताजी ने कमिश्नरी लाके दिया, ये सब देखते हैं। नेताजी ने महिला हॉस्पिटल दिया, ये लोग व्यवस्था नहीं दे पाए। नेताजी ने पीजीआई दिया, ये लोग व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं। जी। सड़कें आप सुंदरीकरण हुआ पूरे जिले का, लगा कि अब शहर लग रहा है, समाजवादी सरकार में हुआ। जी। अखिलेश जी पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, 22 महीना में आगरा एक्सप्रेस वे बना के दे दिया। पूर्वांचल पे जो आज के डेट में ये चल रहे हैं लोग, पूरी 90% प्लानिंग उन्हीं की थी, खरीद चुके थे जमीन, उन्हीं का प्रोजेक्ट था। मेट्रो लखनऊ में उन्होंने चलाया, स्टेडियम लखनऊ में उन्होंने बनाया। तो कौन अच्छा काम है जिस क्षेत्र में अखिलेश यादव ने कदम नहीं रखा? ये अलग बात है, कुछ काम अधूरा रहा है, कुछ। आज जो हम लोग बिजली पा रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश के लोग, अखिलेश यादव जी अगर प्लांट नहीं बैठाते तो आज हमको बिजली नहीं मिलती। बाबा जी जब से आए एक भी प्लांट नहीं बैठाए हैं, अखिलेश जी के ही प्लांट पे बिजली दे रहे हैं। तो कुछ काम ऐसे हैं कि जो अखिलेश जी जो यहां तक पहुंच गए थे, ये लोग सोच भी नहीं सकते।
जनता जागरूक है, इन बातों को समझ रही है। इतनी सारी चीजों के बाद भी अभी आगामी बिहार चुनाव में बीजेपी की इतनी जबरदस्त जीत हुई, तो क्या वहां तक ये बातें नहीं पहुंची, या बीजेपी ने यहाँ पे काम नहीं किया, बिहार में काम किया, ऐसा कुछ नहीं? देखिए, बड़ी मुंह छोटी बात हो जाएगी, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। ये आप भी हर तरह से वाकिफ है और पूरा समाज वाकिफ है, हम भी वाकिफ हैं। अब चुनाव आयोग ही आंख बंद करके चुनाव करावे तो उसके लिए हम क्या कर सकते? किस मद से, किस वजह से आपने 10,000 रुपया भेजा महिलाओं को खाते में? आपने 10,000 क्यों भेजा चुनाव से पहले क्यों नहीं भेजा? हाँ, ये बात है। 10,000 रुपया ही फैक्टर बना है बिहार का। अगर 10,000 रुपया नहीं पाते तो चुनाव निष्पक्ष पता चल जाता कि किसकी क्या पोजीशन थी। इंसान इतना लालची है कि उसका वक्ती मफाद क्या है, वक्ती फायदा क्या है, वो देखता है। 5 साल प्रधानी में लोग पैसा, दारू और मुर्गा बांट के चुनाव लड़ जाते हैं, फिर 5 साल गाली देते हैं प्रधान को कि सुनता ही नहीं। जब अच्छा, दिल्ली में क्या हुआ? दिल्ली में 2500 को वोट दिए, आज मकान गिर रहा है, अब रो रहे हैं लोग। वही हालत बिहार की है। बिहार में आइन चुनाव से पहले आप 10,000 रुपया पर, क्या चुनाव आयोग को नहीं पूछना चाहिए था कि ये क्या कर रहे हैं आप? बिल्कुल पूछना चाहिए था, ये तो बहुत गलत। ये तो सीधे, या तो हम डायरेक्ट दे रहे हैं, खरीद रहे हैं, आप उसको दे रहे हैं, दूसरे तरीके से दे रहे हैं। बात तो वही हुई ना, हम करें तो चोरी, आप करें तो नहीं, दानी है आप। ये सब बहुत फैक्टर है। निष्पक्ष चुनाव हो नहीं पा रहे। निष्पक्ष जिस दिन चुनाव हो जाए, बीजेपी आ जाए, जनता दल यू आ जाए, कांग्रेस आ जाए, समाजवादी आ जाए, बहुजन आ जाए, लेकिन निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। मैं प्रमुखी चुनाव लड़ रहा था, आपकी पारी हारा हूं। कैसे आपको पता? तो आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं। जी बताइए। मैं पहली बार चुनाव लड़ा था तो 12 वोट से जीता था। अच्छा। दोबारा चुनाव लड़ा तो 42 वोट से जीता। दोबारा चुनाव जीता तो 92 वोट से जीता। अब की पारी जो मेरे यहाँ रानीसरा में चुनाव हुआ है, इसमें भी मैं 50 वोट से जीतता। लेकिन 10-10 थाना, सीओ, एसडीएम, तमाम सरकारी अमले लगे हुए थे हर बीडीसी को उठाने में। उसके बाद भी मेरे पास 74 गए। वहां संविधान जो कहता है, नियम जो कहता है कि आपको प्रचार करना है, बाहर करिए, लगे लाइन में खड़े होकर नहीं प्रचार कर सकते। वहां मेरे ऊपर 307 कायम किया गया, SC/ST कायम किया गया, SC/ST अपहरण कायम किया गया कि ये ब्लॉक में नहीं आवे, नहीं तो हारेगा नहीं। और सही है कि मैं रहता तो हारता नहीं, मैं भूल जाता उन लोगों से। जबरदस्ती मेरे बीडीसीओ को वोट जबरदस्ती मरवा के जीता गया। नहीं तो रानीसरा में आप लोगों का आशीर्वाद थे, लोगों के आशीर्वाद से मुझको कभी कोई प्रमुखी नहीं हरा सकता। तो निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। हम लोग तो इसे जानते ही नहीं कि बेईमानी क्या होती है। निष्पक्ष चुनाव न होना ही इस तरह की जीत का कारण बन रहा है। बिल्कुल कारण बना। आप देख रही थी चुनाव में दौरान महिलाओं की साड़ी फाड़ी जा रही थी, पर्चा नहीं भरने दे रहे थे। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हमको अपनी बात कहने का अधिकार है। सड़क पर हम लोगों के समस्या के लोग मुजाहरा कर सकते हैं, लेकिन आज कर दीजिए तो महाराज जी जो मुकदमा लिखेंगे, गैंगस्टर लगाएंगे, आपका घर गिराएंगे। अरे यार, घर कैसे बनता है एक झोपड़ी वाले से पूछो। सही बात है, यहाँ पे आप सही हैं। इतनी मेहनत मशक्कत से बनता है, एक झोपड़ी वाले से पूछो। अंग्रेजों के समय भी अगर कोई उनको लगता था कि कोई अपराध कर रहा है या उनके विरुद्ध तो सिर्फ उस व्यक्ति को सजा दी जाती थी, ना कि उसके पूरे घर को, परिवार को। उसकी ऐसा नहीं होता था। ये जो चीजें हो रही हैं, इसमें थोड़ा सा इस सरकार में बस एक शहर के माध्यम से बता दूं क्या पोजीशन है। हर फूल को रात की रानी नहीं कहते, हर किसी से दिल की कहानी नहीं कहते, मेरी आंखों की नमी देख के समझ लेना, हर बात हम सबसे जुबानी नहीं कहते। वाह, ये है बस। दर्द है लोगों की आंखों में, दिल में दर्द छुपाए हुए हैं, कहने की जरूरत करते हैं तो आपको दबा दिया जाता है। और नहीं तो इंसाफ तब मिलता है जब सड़क से सदन तक लड़ाई होती है। और जब ये लड़ाई बंद हो जाएगी, रोड सुना हो जाएगा, तो इंसाफ करने वाला कोई नहीं। इन्हीं बातों के साथ हम भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे पॉडकास्टिंग स्टूडियो में आए और अपनी कुछ बातों को उन्होंने बताया जो कि जनता के हित में है। अब जनता की ये समझदारी है कि वो इस बातों को कहां तक समझती है और भाई को कितना सपोर्ट करती है। तो मैं तो इनके लिए बस एक ही बात कहूंगी, इनकी खुदी को देख के कि खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा
खुद आकर तुझसे पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। जय हिंद, जय भारत। बस एक शायर के माध्यम से मैं भी अपनी बात खत्म करूंगा कि कुछ लोग चले हैं हिंद के कोने कोने में नफरत का जाम बांटने। कुछ लोग चले हैं हिंद के कोने कोने में नफरत का जाम बांटने। आओ हम सब मिलके चले मोहब्बत का पैगाम बांटने। न तीर बांटने, न तीर बांटने, न तलवार बांटने। आओ हम सब मिलके चले फूलों का हार बांटने, फूलों का हार बांटने। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत जय हिंद, जय धन्यवाद। समाज। जय हिंद, जय भारत।